तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप लोग जो भी पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। इससे पहले मैं 10 मॉक टेस्ट इसी तरीके से 30-30 प्रश्नों के करवा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको करिए और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। आज के मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए? अभिप्रेरणा आवश्यक है, गलती निकालना आवश्यक है, आलोचना करना आवश्यक है या नकारात्मक व्यवहार करना आवश्यक है? बताइए क्या आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन करना आवश्यक है, क्योंकि किशोरावस्था में बालकों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर जिस तरीके का उनका मोटिवेशन होता है वो वैसी ही राह पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक बालक के सामाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? मतलब बालक का सामाजीकरण करना है तो ऐसी कौन सी विधि अध्यापक ना अपनाए जो कि उसके लिए जरूरी ना हो, जैसे कि प्रत्यक्ष शिक्षण और तादात्मीकरण या प्रजातंत्रीय अनुशासन या अति संरक्षण? बताइए। तो देखिए अति संरक्षण जरूर नहीं करना चाहिए। अति संरक्षण का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ही उसको एक तरीके से प्रोटेक्टिव रखना, किसी भी काम को करने से पहले उसको एक तरीके से संरक्षण प्रदान करना। इससे क्या होता है कि बालक में जो सामाजिकरण की भावना होती है, जो स्वतंत्र रूप से समाज में अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो उसको आघात पहुंचता है और वो उतना अच्छा सामाजिकरण नहीं कर पाता जितना अच्छा वो स्वतंत्र रूप से कर सकता था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? देखिए संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, संवेग स्थायी होता है, प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है और संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होते हैं। तो आप बताइए कौन सा कथन जो है वो इसका आंसर होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए कि गलत कथन बताना है तो संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। संवेग स्थायी होते हैं, ये संवेग जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते, संवेग अस्थायी होते हैं, और जबकि जो मूल प्रवृत्ति होती है वह स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समेकित शिक्षा से तात्पर्य है, समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं? कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्षों में पूरा करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना? तो देखिए आपको सबको पता है समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसा माध्यम जहां पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को दोनों को ही एक सामान्य कक्षा में ही उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं उनको पूरा किया जा सके। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ का ए पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? शिक्षक का पड़ता है, माता पिता का पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है या चलचित्रों का पड़ता है? तो देखो सबको पता है किशोरावस्था में सबसे ज्यादा जो कि कहते हो कि आप दोस्त या फ्रेंड्स जो होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, तो संगी साथियों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए या देवी देवताओं की बातें करे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए स्वयं छात्र जो होता है वो अध्यापक के जो भी आचरण होता है उनका अनुसरण करता है, वो शिक्षक की हर गतिविधि को अपनी नजर में रखता है और वैसा ही बनने की कोशिश करता है, क्योंकि सर्वप्रथम उसका इंटरेक्शन वैसे तो सामाजिकरण उसके परिवार से शुरू होता है, लेकिन फिर द्वितीय जो है वो विद्यालय में, और विद्यालय में सबसे पहले उसका अध्यापक से ही मिलना जुलना होता है। तो इसलिए अध्यापक जिस तरीके का व्यवहार करेगा वैसे ही बालक भी करने लगता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो हैं मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या विश्लेषण मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए ए पार्ट सही है, मूर्त अनुभव प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है? एक तंत्रीय, अनुज्ञानात्मक, प्रजातांत्रिक या नियंत्रात्मक?
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए प्रजातांत्रिक। अभिभावक और अध्यापक तथा किशोरों के व्यवहार में सबसे अच्छा होना चाहिए प्रजातांत्रिक, मतलब हर कोई एक दूसरे के बारे में बता पाए और उसका समाधान भी हो पाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। मतलब किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। अपने वयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, या विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। तो आप बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नहीं होगा कि लक्षण नहीं है। देखिए मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, जबकि इसमें तो बहुत सबसे ज्यादा प्रबलता आती है, बहुत ज्यादा वो संबंध बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, दोस्त बनाता है, तो इसलिए यही ऑप्शन इसका नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है और जैसा खाना लेता है या लिखना इस प्रकार का कारण है। मतलब अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे कि खाना लेना है, लिखना है, तो इस विकास का कारण क्या है। वंशानुगत व्यवहार है, विकासात्मक व्यवहार है, या गलत व्यवहार है, या सभी विकल्प सही है। देखिए इसमें क्या है, विकासात्मक व्यवहार है, ये कोई गलत व्यवहार नहीं है कि वो अपने बाएं हाथ से लिखता है। उसका विकास अगर बाएं पक्ष का पहले हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाएं पक्ष में जो भी अंग होंगे वो सभी ज्यादा प्रभावी होंगे दाएं पक्ष के अपेक्षा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है। जो संगणना कह सकते हो, गणना संबंधी, कि शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, या सही सूचना या संकेत सुनने से, या गणितीय गणनाएं करने से। तो बताइए, तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि गणितीय गणनाएं करने से संबंधित ये अशक्तता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, या केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। देखो एक बात तो आप समझ लो, कभी भी जब भी केवल लगाओ तो जब भी मनोविज्ञान के प्रश्नों में केवल तो कभी उसका हल नहीं होता। तो देख रहे हो आप, 3 में तो केवल ही लगा है, केवल एक ही में है जो है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक का मतलब ही है कि उसके समस्त संपूर्ण मूल्यांकन हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता या योग्यता नहीं है। कि विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता, या नवीनता। तो बताइए कौन सी नहीं है। देखिए विशुद्धता नहीं है, शुद्धता है ना कि विशुद्धता। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। अधिगम प्रतिफल का क्या अर्थ है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, या पाठ्य वस्तु का पूर्ण होना। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है। बच्चे के जन्म के समय होता है, शैशवावस्था के दौरान होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है, या वयावस्था के दौरान होता है। बताइए कि संवेगों में जो अंतर आता है, विभेद आता है, वो किस समय होता है। तो देखिए शैशवावस्था में ही संवेगों में विभेदीकरण प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है। उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उन्हें चिन्हित कर लेना चाहिए, या व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए उन्हें चिन्हित कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। मतलब जो विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम, या आदर्श उपागम। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आलोचनात्मक उपागम नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशंसात्मक उपागम होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, या बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बालक के शारीरिक विकास में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या कह लें कि इससे समय की बचत होती है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है सी पार्ट की, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उन परीक्षणों में कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या व्यक्तिनिष्ठता। तो देखिए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता तो होती है और वैधता भी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निर्मितवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, या छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए, पहले ही ऑप्शन सही है कि छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थांडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्यता का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि थांडाइक के 3 प्राथमिक नियम है, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्याजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है, और यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? अनौपचारिक क्रियात्मक अवधि में, मूर्त क्रियात्मक अवधि में, पूर्व क्रियात्मक अवधि में या इंद्रिय जनित क्रियात्मक अवधि में। तो बताइए किस अवधि में बालक जो है वो सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तो तार्किक चिंतन करने लगता है? तो देखिए, अमूर्त जो क्रियात्मक अवधि होती है, जो कि 11 वर्ष से अधिक होती है, उसी में ही जो है बालक तार्किक चिंतन कर पाता है। अगला प्रश्न है कि एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है और सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। तो ये किस बात का उदाहरण है? कि अंतरवैयक्तिक अंतर है, अंतरवैयक्तिक अंतर है, या व्यक्तिक अंतर है, या मापन योग्य व्यक्तिक अंतर है? समझिए, देखिए बालक, ये कभी कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी बालक का कोई एक पक्ष अच्छा है तो दूसरा पक्ष भी अच्छा होगा। हाँ, ये बात जरूरी है कि कुछ मदद मिलती है कि, और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि सृजनात्मकता का उसके बुद्धि लब्धि से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि औसत बुद्धि लब्धि वाला भी बालक सृजनात्मक हो सकता है और उच्च बुद्धि लब्धि वाला भी बालक सृजनात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अगर वो सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक जो लब्धि है उसकी वो अच्छी है और सामाजिक विकास उसका कमजोर है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उसका अंतरावैयक्तिक जो व्यक्तित्व है वो उसमें अंतर है। अगला प्रश्न है कि वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है? अभिरुचि कहलाती है, अभिप्रेरणा, अभिधारणा कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है या अभिप्रेरणा कहलाती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। इसी को कहते हैं मोटिवेशन, मतलब किसी काम को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आप देखेंगे कि कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि होती है, सांवेगिक लब्धि होती है या आध्यात्मिक लब्धि होती है? बताइए। उनकी क्या होती है? उनकी सांवेगिक लब्धि, जिसको ईक्यू बोलते हैं, वो ज्यादा होती है। ठीक है। आईक्यू लेवल का सामाजिकरण से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सांवेगिक जो उसके संवेग होते हैं वो जितने प्रबल होंगे वो उतना ज्यादा समायोजित हो पाएगा या सामाजिकरण की प्रवृत्ति उसमें अधिक होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? द्विपार्श्व से एक पार्श्वीय, प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या सिरोपदीय? बताइए इसका प्रश्न क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सिरोपदीय, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका क्या अर्थ है? आंतरिक प्रेरणा देना चाहते हैं, बाह्य प्रेरणा देना चाहते हैं, गणितीय प्रेरणा है या आंतरिक तथा बाह्य दोनों है? देखिए, ये तो है ही नहीं, गणितीय प्रेरणा का कोई मतलब नहीं बनता। ये दोनों तरीका मोटिवेशन है कि अच्छे नंबर लाओगे तो आपको बाह्य प्रेरणा के रूप में मोटरसाइकिल मिलेगी। नेक्स्ट अगला है प्रश्न कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह क्या है? बताइए कि वह कथन क्या है? कि यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है, या अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है,
यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण प्रबल देता है। यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय मानचित्र तथा सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी पार्ट सही है कि यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि मैं किसी को परवाह नहीं करता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अपवृत्ति वाले बच्चों का व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामक होते हैं, सुरक्षात्मकता से ग्रसित होते हैं, या अस्वीकरण होता है, या पश्चगमन होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऐसे जो होते हैं अस्वीकारकरण होते हैं, मतलब वो स्वीकार नहीं करते एक दूसरे को, तो ऐसी प्रवृत्ति को रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज के मॉक टेस्ट में आपने 30 प्रश्न किए होंगे, अपना आंकलन किया होगा कि आपको कितना आता है। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।